हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। हिंदी मीडियम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, ये हमारा पार्ट का नाम है। इस पार्ट में पढ़ना है। उससे पहले हमारे 2 चैप्टर थे जिसमें हमने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा था। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत धारिता क्या होती है, ये सारी बातें पढ़ने के बाद में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विद्युत धारा क्या होगी। तो विद्युत धारा हेडिंग लगाते हैं। लगाइए हेडिंग विद्युत धारा। चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में यानी 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। तो ये देखिए कि ये परिभाषा आपकी बन गई कि किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में जितना आवेश गुजरेगा, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश, यदि वो 1 कूलाम है तो 1 कूलाम गुजर जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करेंगे, I से। तो I बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवेश बटे समय। कितना मान आ जाएगा, सीधे सीधे हम बात करें तो आवेश बटे समय आ जाएगा। अब आवेश बटे समय आ गया तो यदि हम इसको मात्रक देखें इसका, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि 1 कूलाम बटे 1 सेकंड में जो आएगा वो क्या कहलाएगा, फिर अपना 1 एम्पियर। क्या बनेगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा भी बन जाएगी कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। यदि किसी चालक के एक बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरेगा तो विद्युत धारा कितनी होगी, उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। अब विद्युत धारा 1 एम्पियर की उसके अंदर होगी तो इसका मात्रक कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब सीधा सा ये जैसे मान लीजिए कि 4 सेकंड के अंदर किसी चालक में 20 कूलाम आवेश है। किसी चालक में कितना है, 20 कूलाम आवेश है। तो 1 सेकंड में निकलने वाला कुल आवेश कितना होगा, आप निकाल दीजिए, तुरंत आ जाएगा 20 बटे 4 बराबर 5 कूलाम। तो धारा कितनी आ गई इसमें, 1 सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश कितना है, 5 कूलाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 कूलाम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो धारा का दूसरा मात्रक है वो हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। कितना बन जाएगा, कूलाम बटे सेकंड। तो ये देखो कि यहाँ सीधा सीधा सा हमारे पास में एक चीज़ आ गई निकल कर के कि जो विद्युत धारा आई वो आई बराबर कितना आ गया, Q बटे T, यानी कि आवेश बटे समय। मात्रक कितना आ गया, कूलाम बटे सेकंड। और जो धारा का सूत्र है, यदि उससे 1 एम्पियर की परिभाषा अपन बनाना चाहें तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है या निकल रहा है या गुजर रहा है उस बिंदु से। मान लीजिए कि कोई चालक है, ये हमने कोई चालक ले लिया और इस चालक के किसी बिंदु से 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में गुजर जाता है। 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में गुजर जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अब विद्युत धारा कैसी राशि है ये हमें पता करना पड़ेगा, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इसके लिए बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण हो, जैसे कि द्रव्यमान या किसी घटना का समय। मान लीजिए समय हमने बोल दिया 5 सेकंड, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है कि उस दिशा में समय कितना है, उस दिशा में समय होना चाहिए या उसमें होना चाहिए। ऐसे द्रव्यमान बोल दिए 5 किलोग्राम है, तो ये पूरी तरह से परिभाषित हो गया। लेकिन कई राशियाँ ऐसी हैं जिनमें दिशा की जरूरत है। जैसे कि हम बोलें यहाँ पर कि एक ये बल हमें इस पर लगाना, मान लीजिए हमने 5 न्यूटन का इधर बल लगा दिया और 5 न्यूटन का इधर बल लगा दिया, तो क्या होगा, इनकी परिणामी बल कितना आएगा, 0।
क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि, दिशा के हिसाब से ही तो काम करेगा, दिशा के हिसाब से ही तो काम करेगा। जैसे हम विस्थापन बोलते थे 11वीं क्लास के अंदर, तो उसी तरह से क्या विद्युत धारा सदिश राशि है? विद्युत धारा में दिशा तो होगी, विद्युत धारा में दिशा होती है, और दिशा कैसी होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। विद्युत धारा में दिशा कैसी होगी? बैटरी के धन सिरे से लेकर के बैटरी के ऋण सिरे की ओर। यदि हम मान लीजिए कि एक बैटरी जहाँ पर लगा दें किसी चालक के सिरों पर, तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कैसी विद्युत धारा की दिशा होगी? बाह्य परपथ में विद्युत धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर दी जाती है, ये विद्युत धारा की दिशा होगी। तो विद्युत धारा की दिशा है, फिर भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का या सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। हमारे पास में हमने पहले 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया था कि यदि दो सदिश हैं, मान लीजिए ए सदिश और बी सदिश, यदि इनका सदिश योगफल करना है तो इनके कोण के हिसाब से सदिश योगफल किया जाएगा और उसका प्रमाण निकाला जाएगा। लेकिन धारा में होता ही नहीं ऐसा। ये मान लीजिए कि हमारे पास में एक धारा आ रही है, सपोज करिए 5 एम्पियर की। अब 5 एम्पियर की धारा का बंटवारा हमने कर दिया, 2 एम्पियर इधर चली गई और 3 एम्पियर इधर चली गई। इधर एक बल्ब लगा है और इधर मैंने एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आप क्या कंडीशन बनेगी कि ये 5 एम्पियर की धारा से 2 एम्पियर की धारा इधर गई, तो ये बल्ब भी जलेगा और ये बल्ब भी जलेगा। लेकिन परिणामी क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 3 - 2 यानी 1 एम्पियर, वो भी इधर आ जानी चाहिए। यदि हम सदिश योग करें इसमें, तो सदिश योग के हिसाब से तो एक बल्ब कम जलना चाहिए, दूसरा बल्ब ज़्यादा जलना चाहिए, या फिर ये बंदी हो जाना चाहिए। मान लो 2 एम्पियर ही होती, इधर 4 एम्पियर ही लेते, तो 2 एम्पियर इसमें चली गई, 2 एम्पियर इधर चली गई, तो परिणामी कितना आया? यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोण पर निर्भर नहीं करती ना, कोण पर निर्भर नहीं करती। यदि एक ब्रांच से 2 में धारा इस तरह से आ रही है तो तीसरे में उनके योग के बराबर जाएगी। जैसे 2 एम्पियर यहाँ से चली, 1 एम्पियर यहाँ से चली, तो इस शाखा में कितनी जाएगी? 3 एम्पियर की जाएगी। इन दोनों के कोण से निर्भर नहीं है। सदिश में क्या होता था? दोनों का कोण। तो धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो विद्युत धारा हम कैसी राशि बोलेंगे बच्चों? अदिश राशि बोलेंगे। कैसी राशि बोलेंगे? अदिश। अब कई बुकों में आपको ये भी दिया हुआ कि ये प्रदिश राशि है। कैसी राशि है? प्रदिश। प्रदिश का मतलब क्या होता है? ये जब आप हायर मैथमेटिक्स लेंगे, जब इंजीनियरिंग करेंगे या कोई एडवांस मैथमेटिक्स लेंगे, तो उसमें आपको प्रदिश यानी कि टेंसर एनालिसिस के नाम से बुक चलती है, वो पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि कई दिशाएं होने के बावजूद भी एक निश्चित दिशा में कोई भौतिक राशि हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदिश कहते हैं। उस चीज़ को क्या बोलेंगे? प्रदिश बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है जी। तो ये दिशा हो गई। अब मान लीजिए कि हमें औसत धारा चाहिए, तो औसत धारा हम कैसे निकालते हैं? ये समझ में आ गया बच्चों सभी को? इरेज कर दूं मैं इसको? ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया? मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखिए औसत धारा। औसत धारा, औसत धारा का मतलब आपको समय अंतराल दिया हुआ। तो औसत धारा को हम आई एवरेज या आई औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, यानी कि Q2 - Q1 बटे T2 - T1। यानी किसी समय अंतराल में जब आपसे धारा पूछी हो, किसी समय अंतराल में जब हमसे धारा पूछी हो, तो हम औसत धारा उसकी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? Q2 - Q1 बटे T2 - T1। मान लीजिए कि आपको एक आवेश दिया हो, एक क्वेश्चन दिया है, सपोज करिए एक प्रश्न मान लेते हैं। ये मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ कि एक वस्तु का आवेश Q बराबर 3t² + 2t + 5 कूलाम है। तो t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड तक धारा प्रवाह या धारा ज्ञात करें। क्या करें? विद्युत धारा ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें समय अंतराल दिया है, तो इसका मतलब क्या है? औसत धारा ज्ञात करनी है।
क्या ज्ञात करनी है? औसत धारा ज्ञात करनी है। तो औसत धारा ज्ञात करने के लिए t1 बराबर 1 सेकेंड मान लो अब, तो उस पर आवेश q1 निकालिए। q1 कितना आएगा बच्चों? 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो बराबर कितना आ गया? 3 और 2 5 और 5 10 कूलाम। कितना आ गया ये? 10 कूलाम। अब t2 बराबर निकालेंगे अपन 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर निकालेंगे इसको, तो q2 बराबर कितना आएगा? 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो कुल कितना आ जाएगा जी? 4 3 12, 12 और 4 16, 5 21 कूलाम। तो अब हम लगाएंगे कि औसत धारा का सूत्र क्या होता है? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। तो बराबर हम लिख देंगे 10 नहीं, Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1 बराबर आ जाएगा हमारा 21 माइनस 5 बटे 2 माइनस 1। 21 में से 5 जाएंगे तो 16 एम्पियर। कितनी धारा आ जाएगी ये? 16 एम्पियर की औसत धारा उसके अंदर आ चुकी है। कितनी धारा आ चुकी है? 16 एम्पियर की औसत धारा आ चुकी है। तो इस तरह से हमें जब भी औसत मान दिया हो तो उस कंडीशन में हम कैसे विद्युत धारा ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। अब तात्क्षणिक धारा किसी क्षण विशेष पर पूछी हो, जैसे 2 सेकंड पर ही धारा चाहिए मुझे, उसी सेकंड पर तात्क्षणिक। जब तात्क्षणिक पूछा हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हटा दें। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? कॉपी किताब पेन लेके बैठे हैं कि नहीं? नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं हटा रहा हूं इसको। अब करेंगे हम तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, तो तात्क्षणिक धारा IN, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। IN बराबर होता है dq बटे dt। कैसे हो जाएगा dq बटे dt? ये आपको अवकलन वाली हमारी वीडियो देख लेना, उसमें हमने सीधे सीधे बता रखा है कि जब भी इस तरह की पोजीशन हो, जैसे I औसत बराबर दिया था हमें डेल्टा q बटे डेल्टा t, तो अब ये समय अंतराल तो हो जाएगा खत्म। समय अंतराल कैसा हो गया? 0 की ओर अग्रसर। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो ये किस में बदल जाएगा? IN में, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बटे डेल्टा t। इसी को हम क्या लिख देते हैं? dq बटे dt। तो यहाँ से एक और परिभाषा निकल आती है विद्युत धारा की कि आवेश प्रवाह की दर को, चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नोट करिए बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट। चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए हम इस पर सवाल देखते हैं। सवाल किस तरह का आएगा ये नोट कर लिया सभी ने। सवाल हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब मान लीजिए कि एक प्रश्न दे रखा है हमें जिसमें आवेश Q बराबर दिया है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 कूलाम हो, तो t बराबर 1 सेकंड पर धारा ज्ञात करें। t बराबर 1 सेकंड पर विद्युत धारा ज्ञात करें। तो हमें एक निश्चित या क्षण पर ज्ञात करनी है। तो जब क्षण पर ज्ञात करनी है तो I बराबर हम क्या लिखेंगे? dq बटे dt, यानी कि आवेश का अवकलन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यानी कि आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो d बटे dt और आवेश का मान रखिए 3t स्क्वायर और माइनस 2t प्लस 1। इसका अवकलन करिए बच्चों। अवकलन करोगे तो 3 ऐसा कैसे ही t स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2t, फिर माइनस 2 ऐसे ही t का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। तो I बराबर आ जाएगा हमारा
6t माइनस 2। अब ये किस पर निकालना है, t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर निकालेंगे तो I बराबर आ जाएगा 6 गुणा 1 माइनस 2 बराबर 4 एम्पियर। कितना आ गया मान हमारा, 4 एम्पियर का मान आ गया। अब हमें धारा से आवेश निकालना, तो कैसे निकालेंगे, आवेश से धारा तो निकल गई, आवेश से धारा तो हमने निकाल दी, लेकिन यदि हमें मान लीजिए कि धारा से आवेश निकालना है तो हमें करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। देखते हैं उस सवाल को, ये हटा दें। अभी मान लीजिए कि मुझे एक सवाल दिया है जिसमें दिया है धारा दे रखी, धारा I बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5, ये एम्पियर में धारा दे रखी हो तो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। अभी ये मैंने इस तरह का सवाल ले लिया, इसमें क्या किया बच्चों, मैंने धारा भी दे रखी है और आवेश भी निकालना है, आवेश के साथ में फिर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि थोड़ा सा बदल दिया। अब देखिए हमें जो पता है वो I बराबर हम जानते हैं dq/dt होता है, तो dq बराबर क्या लिख सकते हैं हम, I dt, dq बराबर क्या लिख सकते हैं, I dt। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करें कि हमें करना है 0 से लेकर के 3 सेकंड तक, तो कुल आवेश आ जाएगा। तो यदि हम समाकलन करें तो dq और इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक ले लें समय का, 0 से 3 सेकंड I dt, तो dq का समाकलन तो बच्चों आ जाएगा q, तो q बराबर समाकलन 0 से 3 I dt, q बराबर समाकलन 0 से 3 I dt। अब हम क्या करें, q बराबर 0 से 3 मान रखें करंट का, धारा का मान कितना है 3t स्क्वायर प्लस 5 और इंटू dt। अलग अलग समाकलन ज्ञात करें, 3t स्क्वायर का अलग, 5 का अलग करेंगे, तो q बराबर हमारा आ जाएगा 0 से 3 3t स्क्वायर dt प्लस 0 से 3 और 5t dt, 5 का अलग कर लेंगे। अब देखिए कैसे होता है समाकलन, 3 ऐसा कैसे, t स्क्वायर का समाकलन t की घात 3/3, समाकलन तो ध्यान है ना बच्चों आप लोगों को, x की पावर n का समाकलन कैसे किया जाता है बताइए, क्या सूत्र होता था, x की पावर n+1/n+1, घात में 1 जोड़ के उसी का भाग लगा देते थे, तो x की घात 3/3 आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 से 3, 5 ऐसे कैसे, dt का समाकलन कितना आएगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, 0 से 3। अब इसको हल करिए जरा, तो 3 से 3 काट दिया, t की घात 3 और ये आ जाएगा 0 से 3 प्लस 5, इसमें मान रख दीजिए 3 माइनस 0, तो q बराबर आ जाएगा ये 27, 3 की घात 3 का मतलब 27 माइनस 0 प्लस 5 दिया 15, 15 और 27 कितने होते हैं बताइए बताइए, 42, कितना आवेश आ गया 42 C, 42 कूलाम। तो इस तरह से हमारा आवेश आ गया। अब q बराबर तो आ गया 42, अब हम इसके आगे चलते हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए q बराबर सूत्र दिया जाता है Ne। ये हमने कहाँ पढ़ा था बताइए बताइए, कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में। उसमें क्या होता था, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी निकाय पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज के लिए q बराबर क्या लगाते हैं हम, n ही लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू ई, तो n इंटू ई आएगा, तो बच्चों हमें क्या निकालना n, तो n बराबर कितना आ जाएगा q/e। तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, q का मान आया हमारा 42 कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ ऊपर ले जाओ, तो 42 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁹, इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप भाग लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको जल्दी जल्दी नोट करो।
Q बराबर एन ई। ये दिख नहीं रहा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको। ये देखिए कि Q बराबर हम कितना लिखेंगे, एन ई। तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, Q बटे ई। तो n बराबर आएगा, Q का मान रखेंगे 42 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो टोटल n बराबर कितना आ जाएगा आपका, 42 बटे 1.6 गुणा 10 की घात 19। ये हमारे इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। नोट कर लीजिए, कर लिया सभी ने? मैं रेज कर रहा हूँ। अब चालक में विद्युत धारा पढ़ेंगे कि चालकों में आखिर विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा। तो ये देखिए कि सारा काम हटा दें इसको, ठीक। तो विद्युत प्रवाह होता कैसे है? सबसे पहली बात है, विद्युत प्रवाह कैसे होगा या विद्युत धारा कैसे बहेगी, विद्युत धारा कैसे संभव है। विद्युत धारा हर किसी में से आवेश नहीं चलायमान होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं, या कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिस पे आयन नहीं हो। लेकिन इनका मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक ये मुक्त नहीं है तब तक ये चलेंगे नहीं, और चलने की गति को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि आवेश चल रहा है, गतिशील है, तो उस गति को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये चीज़ हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए कि भाई आवेश जब तक चलेगा नहीं तब तक धारा नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा बोल रहे हैं हम। जैसे कि हम विस्थापन की दर को ही तो हम वेग बोलते थे, तो ऐसे ही हम आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा। और आवेश प्रवाह कब होगा, जब उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तब। बद्ध इलेक्ट्रॉन है तो चल ही नहीं रहे, तो कहाँ से होगा। आयन मान लीजिए नहीं है तो कहाँ से होगा। अब तो दो चीजें जहां से निकल करके आती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग पदार्थों में हिसाब से रहते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मेन पाए जाते हैं चालक पदार्थ। किन पदार्थों में पाए जाते हैं, चालक पदार्थों। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे नाभिकीय आकर्षण बल कैसा लगता है, नगण्य लगता है। नाभिक से आकर्षण बल कैसा लगेगा, नगण्य लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक से आकर्षण बल नगण्य होता है, या विद्युत आकर्षण बल जिन पर लगता ही नहीं है, ना के बराबर लगता है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो जरा सी ही ऊर्जा पा करके सतह पर वापस आ जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि हम कॉपर को ही लें तो 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब तांबे में करीबन 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब तांबे में। यानी कि 1 मीटर का बॉक्स ले लें अपन पूरा का पूरा, उस 1 मीटर के बॉक्स में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 10⁻29, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, बहुत सारे हैं। ऐसी मुक्त आयन होना चाहिए। मान लीजिए कि आयन से हम बात कर रहे हैं, तो जब तक ये बद्ध हैं, रुके हुए हैं, तो धारा का चालन नहीं कर सकते, यानी चलेंगे नहीं तो धारा होगी नहीं। अब मान लीजिए जैसे नमक को ले लेता हूँ आयन बनाने, तो नमक का जो सूत्र है वो NaCl है। अब नमक ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में तो इसके आयन तो मुक्त है नहीं, NaCl बना हुआ है, पूरा लवण बना हुआ है। तो इसमें यदि अपन चालन कराना चाहें या आवेश प्रवाह कराना चाहें, तो आवेश प्रवाह नहीं होगा, करंट नहीं आएगा। नमक में आप बिजली लगा के देख लेना या बैटरी लगा के देख लेना, जब वो ठोस अवस्था में है तो उसमें कोई करंट नहीं देगा वो। लेकिन यदि इसी नमक को मैं पानी में घोल दूं और फिर मैं इसमें बैटरी लगा दूं पानी के अंदर, तो विलयन के रूप में जैसे ही ये किस में बदल जाएंगे, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अब आयन मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो चलना
चालू कर दिया, चलना चालू कर दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धारा प्रवाह कहते हैं। तो अब हमारे पास में दो तरह के पदार्थ आ गए, चालक और आयन। आयन को हमने पढ़ना नहीं है इस चैप्टर के अंदर, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा जाता है। हमारे पास में आ गया चालक। तो चालक में धारा प्रवाह कैसे होगा वो देखते हैं। चालक में धारा प्रवाह कैसे होगा, चालकों में धारा प्रवाह। ये देखिए कि कोई भी चालक है, ये एक चालक पदार्थ मान लिया हमने, एल लंबाई का कोई चालक ठोस ले लिया। अब इस चालक है ये यदि, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उनमें एक तापीय ऊर्जा के कारण तापीय गति होती है। कैसी गति होती है, तापीय गति। तापीय जो गति होगी, तापीय जो गति होगी बच्चों, वो करीबन होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की गति से, यदि मान लीजिए हमारा बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाहर के टेम्परेचर के कारण तापीय ऊर्जा है इसके पास में, तो ताप के कारण ये इलेक्ट्रॉन अंदर गति करते रहते हैं और वो गति बहुत फास्ट होती है। इस तरह से गति होगी इनकी, यानी कि जैसे कि अणु करते थे ना गैस में, तो गैस में अणु इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बहुत तेज स्पीड है। ये स्पीड जो गति है ना बहुत ज़्यादा है। ये जो चाल है इसकी वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग होगी। ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉनों की 10⁵ मीटर प्रति सेकंड हो, किसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किसी की थोड़ी सी कम होगी, लेकिन होगी इसी ऑर्डर की, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड या 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो इसी ऑर्डर की ये धारा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर संभव दिशा में, यानी कि यादृच्छिक। कैसी होती है जी, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति ये होती रहेगी। अब इस यादृच्छिक गति में क्या होगा कि ये देखिए कि सबसे पहली बात हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, u से। पहले कण का वेग u लगभग कितनी रहेगी, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। अब ये हर एक संभव दिशा में गति करेगा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे है, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई ऐसे है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर गया, कोई ऐसे आ गया इलेक्ट्रॉन, कोई इस तरह से मूव कर गया, कोई इस तरह से मूव कर गया, कोई इस तरह से मूव कर गया, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर गया। तो सबकी गति 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये यादृच्छिक, रैंडम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम, एक अलग अलग डायरेक्शन और स्ट्रेट गति होगी, सीधे सीधे ऐसे चल रहा है, ऐसे गया डिस्क्यों डिस्क्यों डिस्क्यों, इस तरह से पूरा का पूरा, और बहुत फास्ट है, पूरा बहुत फास्ट है, जैसे चिंगारियाँ सी निकलती है ना एकदम से। तो ये गति इसकी 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की गति से ये सब चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं। तो ये अपना जो औसत है, औसत जो वेग आ जाता है इनका, u औसत बराबर कितना कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। यानी कि जो औसत वेग आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना वेग आएगा, 0 आएगा बच्चों। अब आपसे पूछ लेते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन वहां पर रखे रहते हैं क्या धातु के अंदर? नहीं, धातु के अंदर हमेशा गतिशील होंगे ये। और गति कैसी होगी इनकी, इस तरह की होगी। वो तो सबका औसत मिला करके 0 आता है, क्योंकि गति की दिशाएं बदल रही है ना, तो वेग 0 आएगा, चाल 0 नहीं होगी। वेग 0 आएगा, चाल 0 नहीं होगी। क्या 0 आता है, वेग, चाल 0 नहीं होगी। अब ये देखिए कि ये सिस्टम तो आपके समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि हम इसमें विद्युत क्षेत्र दे देते हैं। यदि मैं इस चालक को, ये मैंने क्या किया, अब इस चालक को विद्युत क्षेत्र लगा दिया इसके ऊपर। यदि मैं इस चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा देता हूँ, मैंने एक बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो हमने वहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर नेट जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नेट जो विद्युत क्षेत्र आता है
वो कितना आता है, 0 प्राप्त होता है। क्यों 0 प्राप्त होता है? क्योंकि इसके अंदर तो ये था, अब जैसे ही ई लगाया तो जो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरण। हमने जैसे वहाँ बताया था आपको कि एक प्लेट के बीच में, मैंने ये चीज़ आपको सेकंड अध्याय में बताई थी, प्लेट लेकर के कि एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र इसमें कैसे लगेगा, ई सदिश इस तरह से। इसमें एक मैं परावैद्युत पदार्थ रख दूं, परावैद्युत पदार्थ की जगह आप ये धातु पदार्थ रख दीजिए, तो धातु पदार्थ होगा तो प्रेरण के कारण ऋणावेश इस सतह पर इकट्ठा हो जाएगा पूरा, और इसका जो धनावेश होगा वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इस सतह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही इसमें क्या होता है कि ऋणावेश इधर इकट्ठा हो जाएगा पूरा और धनावेश इस सतह पर इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल आगे क्या नहीं, ठीक देखो दिशा वही है और वही पदार्थ है, सेम चीज है। तो यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज इकट्ठा हो जाता है, आवेश क्या होता है, इकट्ठा हो जाएगा। इधर का नेगेटिव आवेश आ गया ऋणात्मक और इधर कैसा आ गया, धनावेश इकट्ठा हो गया। अब बीच में क्या हुआ कि ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जैसे यहाँ होता था प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो गया, ईपी होता था यहाँ पर। यदि हम उसकी बात करें परावैद्युत पदार्थ की, तो परावैद्युत पदार्थ की जगह धातु रख दो, बात बराबर है, ये धातु हमने रख रखी है। तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा कैसी होगी, धन से ऋण की ओर, यानी कि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। लेकिन जो उसी अमाउंट में प्रेरित होगा, उसी मात्रा में, जिस मात्रा में हमने ये बाहरी विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल लगाया है, उतना ही इंटरनल उत्पन्न होगा। तो ई एक्सटर्नल यानी ई बाहरी परिमाण बराबर किसके आएगा, ई इंटरनल के। हमेशा यही स्थिति होगी, यानी अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका मान बाहरी विद्युत क्षेत्र के मान के बराबर आया, परंतु दिशा कैसी आई, विपरीत आई। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट अंदर की तरफ बराबर कितना आ गया, 0 प्राप्त हो गया, यानी कि जितना भार था उतना ही अंदर उत्पन्न हो गया। तो इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ गया हमारा, 0 प्राप्त हो गया। और परावैद्युत पदार्थ होता तो कम हो जाता है, उसके किस पर निर्भर करता था बताइए, परावैद्युतांक पर। अब यहाँ पर 0 हो गया, तो धातु के अंदर जितना विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, धातु को जितना विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उतना ही विद्युत क्षेत्र उसके अंदर प्रेरित हो जाता है विपरीत दिशा में, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज हमको अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अब ये चीज यहाँ पर आ गई हमारे सामने, हमने क्लियर बात कर ली कि सर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तापीय ऊर्जा के कारण उनमें तापीय गति होती है, और तापीय वेग जो होता है वो करीबन 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है एक इलेक्ट्रॉन का। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग वेग से और इस तरह से गति करते रहते हैं, हर एक संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति बहुत तेज फास्ट होती रहती है ऐसे। और जो परिणामी वेग निकल करके आता है वो कितना प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त हो जाता है। ये चीज हमारे दिमाग में यहाँ पर आ गई। और जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये अंदर की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आती है, 0 प्राप्त हो जाती है। क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर देखें तो कितनी प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई। अब देखिए हम इसमें एक नई चीज करेंगे इस अध्याय के अंदर। ये चीज तो हो गई पुरानी आपकी, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर आखिर धारा प्रवाह होगा कैसे इसके अंदर, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक नई चीज उत्पन्न कर रहा हूं। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल करके आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके दोनों सिरों से एक बैटरी जोड़ देता हूं। एक बैटरी मैंने लगा दी। बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो कि हमें विभवांतर देती है, जिसका एक टर्मिनल उच्च विभव पर होता है और दूसरा निम्न विभव पर होता है। एक तो धन मान लिया और दूसरा ऋण मान लिया। तो आवेश यहाँ से प्रवाहित होता है ये आवेश क्यों यहाँ पर आ गया प्लस। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन बनने थे, जो इलेक्ट्रॉन कहां पर इकट्ठे हो रहे थे, यहां पर। अब ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं होने देगा, क्योंकि ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश धारा के कारण आया है, ये इसको क्या करेगा, पास बुला लेगा कि और बहे, इधर चलना चालू कर, आ
और इधर चलना चालू कर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो भी हैं अब यहाँ पर ये संचित नहीं होंगे, एक्युमुलेट नहीं होंगे, यहाँ पर संचयन खत्म। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा आकर्षित हो रहा है? अब ये धनावेश के द्वारा। ये धनावेश इसको बुला करके बहाने की कोशिश करेगा, फैलाएगा, अब चालन चालू हो जाएगा। जैसे ही हम तार जोड़ते हैं तो चालन चालू। अब वो इलेक्ट्रॉन का जमावाड़ा यहाँ पर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ धनावेश का जमावाड़ा नहीं होगा, ये सारे के सारे कहाँ आने की कोशिश करेंगे? इधर। तो जमावाड़ा हो गया खत्म। ये जो जमावाड़ा कर दिया था किसने? विद्युत क्षेत्र के कारण। अब विद्युत क्षेत्र अंदर वाला क्या होने लगेगा? कम। तो धीरे धीरे जो अंदर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्रेरित हुई थी वो कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, और अंत में जा के आई इन बराबर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो अब केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र रह गया। तो ये सारा खेल किसने कर दिया? एक तार ने कर दिया। पहले भी विद्युत क्षेत्र हमने लगाई थी लेकिन बिना तार के लगाई थी। इस बार लगाई, इस बार हमने किसके कारण लगाई? बैटरी के कारण, लेकिन तार जोड़ करके लगाई। तो सारा गेम किसका है? तार का। तार ने क्या रोल प्ले अदा कर दिया अपना कि जैसे ही हमने तार जोड़ा तो वो इलेक्ट्रॉन खिंच करके इधर आ गया। वो जहां जमावाड़े में नहीं रहा, यानी कि जमा नहीं हुआ, उसने विद्युत क्षेत्र अंदर ही अंदर स्थापित नहीं किया। विद्युत क्षेत्र अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र को अंदर ही अंदर 0 करने की कोशिश कर रहा है। अंदर ही अंदर 0 कर दिया उसने विद्युत क्षेत्र, अंदर ही अंदर भी 0 करके ये हो गया खत्म, और ये हो गया खत्म, ये खत्म, ये सारा मामला खत्म। तो अंदर केवल क्या आ गया? अब बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण एक ही बात नजर आ गई हमारे माइंड में कि सर आपने हमें बहुत अच्छी चीज बताई कि सीधे सीधे क्या होता है कि कोई भी चालक पदार्थ है, वो चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हर संभव दिशा में तापीय चाल से या तापीय वेग से गतिशील रहते हैं, और उनकी गति यादृच्छिक रहती है, और ये तापीय वेग का मान इतना होता है लगभग, और जो उनका औसत वेग है वो कैसा प्राप्त हो जाता है? 0 प्राप्त हो जाता है। जब इनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं चालक को, तो अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना रहता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इस प्रकार अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। परंतु जब हम तार जोड़कर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या विभवांतर आरोपित कर देते हैं तार जोड़कर, तो तार जोड़ने से क्या काम होगा कि जो अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था वो अब नहीं होगा, यानी कि अब प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश और धनावेश जो जमा होते थे किनारों पर, वो अब जमा नहीं होंगे, अब वो बहना चालू कर देंगे या फ्लो होना चालू कर देंगे। तो अंदर विद्युत क्षेत्र अब कौन सा नहीं होगा? प्रेरित वाला नहीं होगा, यानी प्रेरित वाला विद्युत क्षेत्र अंदर हो जाएगा खत्म। अब केवल कौन सा विद्युत क्षेत्र लगेगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगेगा, और वही विद्युत क्षेत्र अंदर भी होगा। अब उस विद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या अनुभव करेंगे? अब विद्युत बल अनुभव करेंगे। हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जब भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो वो क्या अनुभव करता है? विद्युत बल अनुभव करता है, और विद्युत बल उस पर लगता है F बराबर QE सदिश। यदि वो धनावेश है तो इस बल की दिशा कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, और यदि वो ऋणावेश है तो इस बल की दिशा कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। यहाँ देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण बल की दिशा कहाँ होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, यानी विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है और बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेंगे? इधर आने की कोशिश करेंगे, यानी कि पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। कहाँ पर आने की कोशिश करेंगे?
पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से विद्युत धारा का चालन यहाँ पर होगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे? एक बात की समस्या यहाँ भी पैदा होती है कि आखिर ये सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे? तो ये इलेक्ट्रॉनों को आ गया त्वरण। त्वरण किससे मिल गया इनको? विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र के कारण इन पर लगने वाला बल यदि हम देखें तो Fe बराबर माइनस ई सदिश होगा Q इंटू ई से। और यदि बल देखें तो F बराबर गतिक बल कितना होगा? Ma सदिश। तो इन पर Ma सदिश बराबर हम देखें माइनस ई सदिश, तो त्वरण A सदिश बराबर कितना लगेगा? माइनस ई सदिश बटे M। ये इस पर क्या लगेगा बच्चों? त्वरण लगेगा। और त्वरण कैसा लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत, माइनस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत त्वरित हो रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र लग रहा है उधर, ये आ रहे हैं इधर। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत त्वरित हो रहे हैं। त्वरित का मतलब एकदम से स्पीड बढ़ती जा रही। मान लो कि हमने बहुत इसमें विभवांतर लगा दिया, तो ये स्पीड या ये जो वेग है इनका बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, इतना वेग नहीं बढ़ेगा इनका। आप सोच रहे हैं जितना कि सर त्वरण लग गया और त्वरण लगने के कारण तो वेग बढ़ता चला जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट नहीं बनेगा, रॉकेट नहीं बनेगा। पूछो क्यों? वो इस वजह से कि हमने आपको बताया कि बेटा पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। अब इन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जिस परमाणु से निकला है वो बन गया कर्नल। कर्नेल का मतलब होता है वहां पर धन कोर बन जाती है। कैसी कोर बन जाती है? धन कोर। इसको हम कर्नेल बोलते हैं। तो ये बन गया कर्नेल। मान लीजिए कि इससे निकला तो ये बन गया कर्नेल, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इससे निकला तो इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसमें तापीय गति तो पहले से ही है। तापीय गति तो पहले से ही, तापीय गति के कारण तो ऐसे उड़ रहा है, इधर कहीं इधर कहीं इधर इधर इधर। बहुत लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं और लाखों करोड़ों क्या बनेंगे? इनके परमाणुओं के कर्नेल बनेंगे। अब ये क्या होगा कि इनसे टकराएंगे, क्योंकि ये क्या होगा, मान लो इसने इसको आकर्षित किया यहाँ से, तो ये इससे कोलाइड करेगा, यहाँ टक्कर खाएगा। टक्कर खाने का मतलब क्या होता है? टक्कर खाने का मतलब फिजिक्स में ये होता है कि वेग बदल जाते हैं, उनके संवेग बदल जाते हैं। टक्कर की परिभाषा क्या कहलाती है? कि दो पिंडों की ऐसी टक्कर जिसमें टकराने वाले पिंड टक्कर के पश्चात अपना वेग या दिशा बदल देते हो या संवेग बदल देते हो, उसे हम क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। टक्कर में उनका संपर्क में आना जरूरी नहीं होता है, ये भी बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये टकरा गया। अब टकराने के बाद क्या हुआ? फिर से उठना पड़ेगा बेचारे को। टकराने के बाद क्या होगा? फिर से मर गए भैया, फिर इधर गए, फिर टकरा गए, फिर इधर गए, फिर टकरा गए, फिर इधर। स्पीड तो बहुत सारी है, इधर 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 टकरा 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 के फिर ऐसे। देखिए सोचिए जरा दिमाग में कि हमारी स्पीड इस तरह से है और हमें टकराने के बाद में जाना है उधर, जाना है उधर। किधर जाना है? उधर। तो हमने इधर से स्पीड ली, इधर से टकरा गए, उधर पहुंचे, उधर से टकरा गए, इधर पहुंचे, इधर से थोड़ा सा चल पाए। गति तो हुई थोड़ी सी, किसके कारण हुई? विद्युत क्षेत्र के कारण। नहीं तो वैसी गति तो बहुत हो रही है, ये वाली गति तो इसमें चल ही रही है। ये इधर गया और मान लीजिए इधर आ गया, टकरा गए, फिर इधर आ गया, लेकिन जाना किधर है इसको? इधर। कौन भेजेगा? विद्युत क्षेत्र भेजेगा। तो ठीक ऐसे ही होता है जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ये ले लूँ, ये मैंने ले लिया। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा इससे टकरा गया, मान लो ये इससे यहाँ से टकरा, ठीक है जी। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर एक और है, इससे टकरा गया। इससे टकराने के बाद ये यहाँ मान लीजिए मैंने एक और है, ये इससे टकरा गया। इससे टकराने के बाद में ये मान लीजिए कि यहाँ आकर के टकरा गया, ठीक है। यहाँ से फिर ये यहाँ आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया,
और गति कितनी की है इसने इस दिशा में, ये वाली। तो ये विस्थापन हुआ है, दूरी तो बहुत चल गया, दूरी तो बहुत चल गया, पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर यहाँ आया। समझना बेटा बात को अच्छी तरह से। चाल तो बहुत है भैया, चाल इतनी है औसत चाल के दबा के है चाल, 10 की घात 5 से टकरा गया, टकरा गया, टकरा गया, टकरा गया, और टकरा के फिर इधर। तो इस दिशा में तो दूरी इसने या विस्थापन कितना किया, जरा सा किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिशा में चाल वेग कैसा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, एक औसत वेग लेकर के चल रहा है। और विद्युत क्षेत्र मान लें, विद्युत क्षेत्र हम किस दिशा में मान लेते हैं, मान लो विद्युत क्षेत्र हमने जो बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया वो इस दिशा में मान लिया। तो ये जो हमारा क्या रहा, ये विस्थापन आ गया हमारा, ये क्या आ गया, विस्थापन आ गया। तो ये जो चाल है, इस चाल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे, इस चाल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी चाल को हम कहते हैं अपवहन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों, अपवहन वेग। अपवहन वेग के कारण ही ये पहुँचेंगे। और जो अपवहन वेग का मान आता है वो 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना मान होगा, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बहुत कम चाल से आएंगे, बहुत कम वेग से आएंगे, और वो वेग माना जाएगा 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड। इनमें वेग तो बहुत था, लेकिन इनका वेग खत्म हो जाता है, जीवन से कंप्रोमाइजन करना पड़ता है। जैसे हमें ऊर्जा तो बहुत थी, लेकिन काम नहीं बना, जाना उधर है, कभी हम इधर चले गए, कभी इधर चले गए, टकरा टकरा के हमारा सिर गंजा हो गया, और हम यहाँ पर तो इतना ही आ पाए। रास्ता भटके ना, बार बार रास्ता भटकवाया। जो आयन थे उन्होंने रास्ता भटकवा दिया इस इलेक्ट्रॉन से, इतना ही चल पाया। तो वेग आया जरा सा ही, था बहुत, लेकिन रिजल्ट कितना मिला, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। इस अपवहन वेग से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर धन एंड पर। कौन से एंड पर, बैटरी के धन एंड पर। तो इस तरह से धारा का चालन चालकों में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन से। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अपवहन वेग कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो हमने अपवहन वेग अभी जहाँ तक आपको समझाया है, ये केवल इतना ही समझाया है कि धारा चालकों में कैसे प्रवाहित होती है। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।